अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? पूजा ठाकुर, रोहित कुमार, स्नेहा पटेल साहब, अनिल यादव, कैसे हैं भैया आप सभी? जरा एक बार पहले तो ये बताइएगा कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट की समस्या लग रही हो तो वो मुझे बता सकता है कि गुरुजी कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है कहीं, तो भैया वो डायरेक्टली बता सकता है कि गुरुदेव कोई समस्या है। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की क्लास का जो टॉपिक है आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उस टॉपिक की बात करता हूँ तो भाई कौन सा टॉपिक है बच्चों, पहले आप सुन लीजिएगा। सर, टॉपिक का नाम है, आपको बता दूं, सेंसस यानी कि जनगणना। 2011 की जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपको आज करा दिए जाएंगे। आज के बाद आपको दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम कोई भी बातचीत करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी साथियों। कोई बातचीत नहीं की जाएगी, सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं कि जनगणना आखिर होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटा दूंगा, डाटे के बाद 10-20 एमसीक्यूज को कराऊंगा और फिर टॉपिक खत्म हो जाऊंगा। अच्छा अमन भैया, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक लगा हुआ है बिटुआ। अब जरा मैं आपको लेके आता हूँ जनगणना होती क्या है। भाई जनगणना होती क्या है मतलब काउंटिंग, यानी कि कैसे आप बताओगे कि यहाँ पे इतनी मेल है, इतने फीमेल हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, आप कैसे बताओगे? आप काउंटिंग करके ही तो बताओगे। तो चलो ठीक है, काउंटिंग कर ली आपने, लेकिन मेरे प्यारे साथियों दुनिया में सबसे पहले जो काउंटिंग की गई ये कहां पर की गई, और हमारे भारत में सबसे पहले काउंटिंग कब की गई है? चलो इन सब चीजों की हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, वॉइस कम आ रही है, मैं अभी चेक करवा लेता हूं, जस्ट 1 मिनट। वॉइस कम आ रही है, अभी चेक करवा लेता हूं, बस 1 मिनट का समय दे दो। सर वॉइस बहुत कम है, 1 मिनट तो वेट कर लो यार, 1 मिनट तो वेट कर लो। वॉइस कम आ रही है बच्चों को, देखो क्या हो। बच्चों बस 1 मिनट रुक जाओ, अभी वेट को आपकी जो वही से अभी बढ़वा देते हैं, जरा 1 मिनट का वेट करो बस। अब बताओ बच्चों, जरा अब बोलो, ओके की रिपोर्ट है? एक बात बताओ, अब ओके की रिपोर्ट है क्या? अरे वॉइस कम है, अब तो बताओ अब ओके की रिपोर्ट है कि नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? ओके की रिपोर्ट है या अभी भी कोई प्रॉब्लम है यार? एक बार जब तक आप बताओगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? ओके चलो ठीक है, ओके की रिपोर्ट है तो चलते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था कि जनगणना हमारे भारत में कब शुरू की गई, क्या हुआ। अब दोस्तों मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। दोस्तों जब मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो यहां सबसे पहले आप एक बात बताओ, यहां सबसे पहले आप एक बात बताओ दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेंसस की आपसे बात की है, यहाँ पे कुल मिलाकर कितने लोग रह रहे हैं वो चर्चा आप करेंगे, यही तो जनगणना है। भाई कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यही तो जनगणना है। अब बात आती है मेरे प्यारे साथियों कि हमारे भारत में जो जनगणना का जनक माना जाता है वो हेनरी वाल्टर को माना जाता है। एमटीएस में पूछा गया, किसमें? एमटीएस में पूछा गया, आरपीएफ में पूछा गया सर जी कि हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है दोस्तों, पहली गैर समकालिक जनगणना हमारे भारत में कब की गई थी? 1872 में। मतलब हमारे भारत में जो पहली बार जनगणना की गई थी वो की गई थी सन 1872 में। कब दोस्तों? 1872 में। जनगणना का मतलब कितना होता है? जनगणना का मतलब होता है काउंटिंग करना, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, जनरल कितने हैं, ओबीसी वाले कितने हैं, ये सब काउंटिंग करनी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 7 वर्ष से कम के हैं, कितने ऐसे हैं जो 80 साल से ऊपर जा रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वही तो निकालना होता है। वही तो कम निकलता है बच्चों, बस यही तो हमें काउंट करना है। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, हमारे भारत में जो पहली बार जनगणना की गई थी वो 1872 में की गई थी। कब? 1872 में। लेकिन 1872 में यह डिसाइड नहीं किया गया था कि हर 10 साल बाद जनगणना की जाएगी। यह नहीं कहा गया था भारत में कि हर 10 साल बाद जनगणना की जाएगी। लेकिन 9 साल बाद और 1881 में, कब?
1881 में अब ये कह दिया गया, भाई एक बात बताओ, यहां पे 10,000 लोग हैं, उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आप कैसे गिन के बताओगे? आप बताओ, आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे पुरुष हैं या महिला हैं, बच्चे कितने हैं? आप क्या क्या करोगे इनके लिए? आप काउंटिंग करोगे, आप इनको गिनोगे, वही जनगणना कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? जनगणना कहलाएगी। दोस्तों जनगणना हमारे भारत में पहली बार कब हुई? तो जनगणना पहली बार 72 में हुई, लेकिन नियमित रूप से कब हुई? सर 1881 में हुई। 1872 में कराने वाला लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो था। और यहां कराने वाला रिपन था। अब यह कह दिया गया 1881 में कि आज के बाद भारत में हर 10 साल बाद एक जनगणना होगी, यानी कि 10 साल बाद पता करेंगे कि भारत में कितनी महिला, कितने पुरुष, कितने पढ़े लिखे, कितने अनपढ़, ये इन सब की जो चर्चा की जाएगी वो 10 साल बाद की जाएगी। हर 10 साल में एक बार जनगणना होगी। ऐसा कब कहा गया था? 1881 में। और 1881 से लेकर, बल्कि 72 से लेकर और 2011 तक हमारे भारत में 15 बार जनगणना हो चुकी है। कितनी बार? 15 बार जनगणना हो चुकी है। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, ये देखो 2011 के बाद जनगणना कब होनी चाहिए थी? 2011 के बाद जनगणना कब होनी चाहिए थी? जरा मुझे बताओ एक बार भाई, 2011 के बाद में जनगणना कब होनी चाहिए थी? आपसे पूछ रहा हूं। तो आप क्या होगे? सर 2011 के बाद तो 2021 में होनी चाहिए थी। कहां होनी चाहिए थी? 2021 में होनी चाहिए थी। लेकिन क्या 2021 में जनगणना हो पाई? मैं आप में से हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूं, जो बच्चे यहाँ पे कांग्रेस जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद कर रहे हैं, देखिए ये पवन मोरल की क्लास चल रही है और एक अध्यापक की क्लास है, यहाँ कोई राजनेता की क्लास नहीं है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई भी कमेंट्स राजनीति को लेकर, धर्म को लेकर मेरी क्लास में ना करें। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको एक सजेशन दे रहा हूं। तो दोस्तों 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, कारण था कोविड-19। कारण क्या था? कोविड-19। बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो कि कोविड-19 की शुरुआत किस देश से हुई थी? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोविड-19 की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो कोविड-19 की शुरुआत चाइना से मानी जाती है। कहां से? चाइना से मानी जाती है। इसका मतलब आप समझ गए कि 1872 से लेकर 2011 तक भारत में 15 बार हो चुकी है। आजादी के बाद पहली बार कब हुई थी? अगर मैं आपसे पूछूं भाई, आजादी के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? सर वो हुई थी आपकी 1951 में। और 1951 से 2011 तक बार कितनी हो चुकी है? सर 7 बार। तो ये भी आप याद रखो। टोटल कितनी हो चुकी है? टोटल हो चुकी है बच्चों 15। और भारत में अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आजादी के बाद कितनी हो चुकी है? 7। कराने वाला पहली बार मेयो, पूर्ण रूप से कराने वाला लॉर्ड रिपन। इसी को द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में हर 10 साल बाद एक जनगणना की जाती है, हर 10 साल बाद काउंट किया जाता है, लेकिन नहीं हो पाई है। अगला पॉइंट फिर से बता दूं मैं बाबू आपको, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 9 फरवरी 1951 को हुई थी। अगला देखिए, जनगणना 2011 से रिलेटेड 5 फैक्ट पढ़ लेते हैं। जब तक 2021 में नहीं हुई, 22 में नहीं हुई, 23 में नहीं हुई, अब 24 में होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता। 24 में होगी या नहीं होगी मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता दोस्तों, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जो जरूरी है उन पर फैक्ट नजर डाल लेते हैं। 2011 की जनगणना की महत्वपूर्ण विशेषताएं। और बच्चों जब तक अगली जनगणना नहीं होती, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंकित 19 में आया था, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, सीएम चंद्रमौली 2011 की जनगणना के दौरान भारत के जनगणना आयुक्त थे। और हमारा यहाँ पे नारा क्या था? हमारा नारा था मेरे प्यारे साथियों, वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का नारा था। ये रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है प्रिया, पढ़ लो। ईमानदारी से कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, फिर वहां सोचोगे कि क्या हुआ, पढ़ लेते। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले सन 1500 ईस्वी में, आप जानते हैं कि सन 1500 ईस्वी में दिल्ली पर किसका शासन था? अगर मैं आपसे पूछूं कि सन 1500 ईस्वी में भारत पर किसका शासन चल रहा था? सन 1500 ईस्वी में जरा बताइएगा। सन 1500 ईस्वी में, अब एक बहुत देर से बच्चा है, नाम है AK-47 का दीवाना। गुरुजी आपका मोबाइल नंबर क्या है? आपको लगता है क्या मैं मोबाइल नंबर यहां पे दे पाऊंगा? क्या आपको लगता है कि मैं मोबाइल नंबर क्लास में दूंगा, या कोई भी टीचर क्लास में मोबाइल नंबर देगा? ये गधे वाले जो क्वेश्चन आपके आते हैं ना, इनका कोई जवाब होता है ना कुछ, अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में जो 1500 में राज चल रहा था, आप जानते हैं सर, वो सिकंदर लोदी का चल रहा था। किसका चल रहा था? सिकंदर लोदी। ये वही सिकंदर लोदी है जिसने आगरा को बसाया था। किसने बसाया था बेटुआ? आगरा को। एक बच्चा कह रहा सर मुगलों का राज चल रहा था। अरे मुगल आए 1526 में, तो फिर उनका राज कहां से हो गया? जो बच्चे कह रहे हैं सर बाबर का राज चल रहा था, ए गधा हो, मुगल आए कब है? अगर मैं मुगलों की बात कर रहा हूं तो मुगल 1526 में आए हैं, तो फिर राज कैसे हो गया?
आप बस तुक्का लगा रहे हो। 1500 ईस्वी में इजराइल के मूसा के यहाँ के निवासियों की जनगणना की गई थी, लेकिन आधुनिक रूप से मेरे प्यारे साथियों पहली जनगणना 1749 में की गई थी। सवाल पेपर में ये नहीं आया, ये नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया कि आधुनिक पद्धति से पहली जनगणना कब की गई थी, तो 1749 में की गई थी। और कहां पर? सर स्वीडन में। तो तुक्का मत लगाया करो साथियों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ डाटा लेकर आया हूं। 2011 का डाटा नहीं बताऊंगा, 2001 का डाटा नहीं बताना, 2011 का बताना सीधा। क्या ये पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे? क्या ये पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे? अब आप बताइएगा। अगर पढ़ने पड़ेंगे तो इसका मतलब तैयारी अच्छी नहीं है। मैंने बताया 1872 के बाद टोटल 15 जनगणना हो चुकी हैं, आजादी के बाद 7 हो चुकी हैं, और मानव इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी जनगणना अगर कोई थी तो साथियों वो कौन सी थी? जो 2011 में कराई गई थी। और अब इस सवाल को बदला जाएगा, आज तक की सबसे बड़ी जनगणना अब होगी, चाहे 2024 में हो या 25 में हो, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगला देखिए दोस्तों, अगर मैं 2021 की बात कर रहा हूं तो 2011 की, 2011 में हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ है। 2011 में हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या में लगभग 17.7% की वृद्धि हुई है, जो पिछले दशक से यह 21.5% थी। बात क्लियर हुई? अगला पॉइंट देखो दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपको जरूर पढ़ना है, ये वाला पॉइंट आपको जरूर पढ़ना है, सारे पॉइंट, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट यहां पे लेकर चलूंगा। गुरुजी क्वेश्चन आंसर करा दो, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा यार, वेट तो कर लो। हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है सर? वो है आपकी उत्तर प्रदेश की। 19,98,12,341 जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश की है। सर सबसे कम किसकी है? सबसे कम है आपकी सिक्किम की। दोनों सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं, दोनों सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे कम। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू एरिया पूछता तो राजस्थान हो जाता और गोवा हो जाता। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाता। सवाल है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 2 करोड़ के आसपास है। और अगर बात करूं सबसे कम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी तो आपका लक्षद्वीप है। तो 4 सवाल आपने पढ़े। राज्य वाला राज्य जनसंख्या जिसकी सबसे ज्यादा है, सबसे कम, यूनियन टेरिटरी जिसकी सबसे ज्यादा, और यूनियन टेरिटरी जिसकी सबसे कम। ठीक है बाबू, अगला देखो, इस पॉइंट पर आ जाओ। ये वो सवाल है जो आपके पेपर में 110% आने की संभावना रखता है। हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हम, केरल नहीं है बेटा, अंकित यादव केरल नहीं है, आपको बता दूं यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ये देखो। चलिए, सबसे ज्यादा और सबसे कम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो साथियों आप लोग देख सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो ये अपना हो जाएगा बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं तो यूनियन टेरिटरी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है बेटा? ये आपके अंडमान निकोबार में है, ये आपके अंडमान निकोबार में है। अगला देखो, अगर मैं SC ST की बात कर रहा हूं, अगर मैं SC ST की बात कर रहा हूं तो दोस्तों पूरे भारत में लगभग 16.6% SC है। अगर मैं ST की बात कर रहा हूं तो ST लगभग 8.6% ST है। सवाल आता है कि भारत में सबसे ज्यादा SC किस राज्य में है? अगर आपसे पूछता SC किस राज्य में तो उत्तर प्रदेश, आपसे पूछता ST सबसे ज्यादा कहां पर है तो आपका जवाब आ जाता सर मध्य प्रदेश। दोनों सवाल लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा SC कहां पर है और सबसे ज्यादा ST कहां पर है। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूं बच्चों आपने दोनों पॉइंट लिख लिए होंगे, ठीक है, कि सबसे ज्यादा SC कहां पर है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत में कितने हैं? 16.6, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, और बच्चों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ST। अगला देखिए, अगर मैं आपको यहां लेकर आ रहा हूं, इस पॉइंट को पढ़िएगा, सबसे ज्यादा SC कहां पर है तो बिटवा लोग सबसे ज्यादा SC की अगर बात की जाती है तो सबसे ज्यादा SC है उत्तर प्रदेश में। अगर वो पूछ रहा है सबसे ज्यादा ST कहां है तो वो है मध्य प्रदेश में। अगर वो पूछ रहा है सबसे ज्यादा ST कहां पर है तो बिटवा लोग सबसे ज्यादा SC कहां पर है तो दिल्ली में है। अगर वो पूछ रहा है सबसे ज्यादा ST कहां पर है तो लक्षद्वीप में है।
मैं आपको राज्य भी पढ़ा रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी भी करा रहा हूँ। एक तरफ राज्य, एक तरफ यूनियन टेरिटरी, एक तरफ राज्य, एक तरफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अगला देखिए, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है? अगर मैं लिंग अनुपात की बात करता हूं तो दोस्तों लिंग अनुपात निकाला जाता है कि अगर भारत में 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों 1000 पुरुष हैं तो दोस्तों महिला कितनी है? 943। मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 943 है। इसका मतलब शादी तो 943 की होगी, बाकी 57 का क्या होगा रे कालिया? बाकी इन 57 का क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। जब सेक्स रेशो की बात की जा रही है तो सेक्स रेशो मेरे प्यारे बच्चों, सेक्स रेशो कितना है भारत का? तो सर वो है 1000 पर 943। तो भैया इन 57 का क्या होगा रे कालिया? तो 57 का होगा मेरे प्यारे साथियों, ये अनमैरिड रहे जो भी रहे वो इनको पता होगा, लेकिन 57 का मामला डालम डोल रहेगा। 57 का मामला डालम डोल रहेगा, आप समझ गए होंगे। 57 सिंगल रहेंगे या कुंवारे रहेंगे, रंडवे रहेंगे, वो इनको पता होगा, है ना। बाकी हमारे भारत का जो और जबकि अगर आप यूपी का देखें, यूपी का सेक्स रेट तो पता आपका, यूपी में अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं 912 हैं, यहाँ पे 88 सिंगल घूम रहे हैं। अगला देखिए, अगला सवाल है दोस्तों सॉरी हमारे पूरे भारत की जो साक्षरता दर है, हमारे पूरे भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। पूरे भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 74.04% है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पुरुष और महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो दोस्तों 100 में से 82 पुरुष पढ़े लिखे हैं, 100 में से 65 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। लेकिन पूरे भारत में साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सर वो है आपके केरल में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो कहां पर है? सर वो है आपके केरल में। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट, सारे डाउट क्लियर होते चल रहे होंगे। अगला देखिए, अगर मैं सबसे कम साक्षरता दर की बात कर रहा हूं तो बिहार में 100 में से 61% पढ़े लिखे लोग हैं। केंद्र शासित प्रदेश जहां सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है तो वो है बच्चा आपका लक्षद्वीप, लगभग 92%। और सबसे कम की अगर बात कर रहा हूं तो वो है दादर नगर हवेली, लगभग 76%। अगला देखो बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, डायरेक्ट आप एमसीक्यूज की तरफ आपको लेकर चलूंगा। अब डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज की तरफ लेकर चलूंगा। चलो बताओ जरा, बताइए, कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी बताओ बेटा। कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, जरा जवाब दीजिएगा। हमने आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? अंजलि कुमारी, पहले इन क्वेश्चनों का जवाब दो, बाद में कोई बात करेंगे हम, सिर्फ पहले हम पढ़ाई की बात करते हैं, बाकी बात बाद में। सबसे घनी आबादी वाला राज्य की जब बात की जाती है तो सर वो है आपका बिहार, जहां पर सबसे घनी आबादी है। उत्तर प्रदेश नहीं है बेटा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, घनी आबादी कहां पर है? वो बिहार में है यार, क्या बात करते हो, यही तो दिक्कत है बस। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? साक्षरता दर किस राज्य की सबसे ज्यादा है? सर साक्षरता दर की बात आ रही है तो वो केरल की सबसे ज्यादा है, लगभग 93, लगभग 93। अगला देखो, अगला है जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, ये भी मैंने अभी आपको कराया है कि हमारे भारत का टोटल जनसंख्या घनत्व। थोड़ा तेज चलो यार, सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे हो, नाराजगी तो मैं इस बात से है। अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा हूं, सर आप ही ने बताया था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, हम बोले ठीक है। अगला देखिए, आपको बताना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर सब कुछ मैंने थ्योरी में कंप्लीट कराया तो जवाब दो, वरना मत दो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश है, सबसे कम पूछ रहा तो सर वो आपका सिक्किम है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2011 के अनुसार हमारे भारत का लिटरेसी रेट कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत का लिटरेसी रेट कितना था?
तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा 74.04%। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू माना जाता है? बोलो भैया जल्दी। हमने आपसे पूछा है कि जनगणना का इतिहास, सर जी 1872 से माना जाता है। अगला देखिए, भारत में पहली बार जनगणना जेम्स प्रिसेप्स द्वारा कहां पर कराई गई थी? दो छोटे छोटे शहरों में कराई गई थी, एक इलाहाबाद और दूसरा आपका बनारस। चलिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 20 सवाल है, 20 सवाल के बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने घर जाइएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए घनी आबादी वाला राज्य तो बिहार है, लेकिन सवाल को देख लो थोड़ा सा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है? तो जब जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है तब आपका जवाब आएगा वो भी बिहार में है। अगला देखो, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में संपन्न हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में संपन्न हुई थी? हमने आपसे पूछा किसके काल में संपन्न हुई थी, सर वो 1872 में संपन्न हुई थी। समय चल रहा था लॉर्ड मेयो का, समय चल रहा था लॉर्ड मेयो का। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। बताइए, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, 2011 की जनगणना उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने परसेंट है? भारत की जनगणना के कितने परसेंट है? तो दोस्तों आप लोगों को जवाब मैंने बताया था 16%। नेक्स्ट, सबसे घनी आबादी वाला राज्य, अधिकतम आबादी वाला राज्य किस राज्य में है? अब उसमें घनी पूछता तो बिहार हो जाता, लेकिन घनी नहीं है, वो कह रहा सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य में है। दोस्तों आपको सिर्फ इस सवाल का जवाब देना है कि सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है, बताइए। सबसे अधिक आबादी किस राज्य की, ये आपको बताना है। तो भैया ये तो बहुत आसान सवाल है, अगर घनी आबादी कहता तो बिहार हो जाता, अगर घनी आबादी कहता तो आंसर बिहार हो जाता, लेकिन उसने घनी आबादी नहीं कहा, उसने कहा सबसे अधिक आबादी, तो सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए, ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात किस राज्य में सबसे ज्यादा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल या फिर आपका आपका हिमाचल प्रदेश। तो भैया आंसर आ जाएगा सर हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए, एसटी किस राज्य में सबसे ज्यादा है? अगर आपको पढ़ा है तो जवाब दो, नहीं पढ़ा है तो जवाब बिल्कुल मत दो। अगर आपको ये मैंने पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है, तो आप इस सवाल का जवाब देना, वरना बिल्कुल मत देना। मैंने आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा एससी, तो अभी आपको बताया था कि सर एससी अपने उत्तर प्रदेश में है, सर एसटी अपने एमपी में है। अगले पर आ जाओ, साक्षरता दर कितनी रही है भारत की? आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो एक बार सारे बच्चे, एक बार जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज। उससे क्या होगा, आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो बच्चों। 74.04%, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है वह कौन सा राज्य था जहां पे जनसंख्या पॉजिटिव ना होकर निगेटिव रही थी? कौन सा राज्य था भारत का, ऐसा कौन सा राज्य था 2011 में जिसकी जनसंख्या पॉजिटिव के बजाय निगेटिव रही थी? और वो था आपका नागालैंड। वो कौन सा था आपका? नागालैंड भैया। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? तो वृद्धि दर सबसे कम की बात की जा रही है, तो वो थी बच्चों आपकी लक्षद्वीप की। अगला देखिए, आपको बताना है 121 करोड़ में से कितने लोग ऐसे थे जो शहर में रह रहे हैं? भाई आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शहर में रह रहे हैं, लेकिन सभी तो शहर में नहीं रह रहे ना भाई, सभी तो शहर में नहीं रह रहे। तो 121 करोड़ में से लगभग लगभग 31.20% जो लोग हैं वो शहर में रह रहे हैं। वो कहां पर रह रहे हैं? वो शहर में रह रहे हैं। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना आजादी के बाद कौन सी जनगणना थी? पढ़ाया था यार।
मैंने आपसे कहा था 1951 से 2011 तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 1951 से लेके 2011 तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? जवाब क्या आएगा? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा सर 51 से लेके 11 तक हमारे भारत में 7 बार जनगणना हो चुकी है। कितनी बार? 7 बार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सारे क्वेश्चन अब आप घुमा फिरा के कर लोगे। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी भैया? वो हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान। अगला देखो, अगला सवाल है किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर रहा? वह कौन सा राज्य है जब पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर रहा? तो बबुआ लोग वो है आपका राजस्थान, वो है आपका राजस्थान। अगला देखिए, आपको बताना है कितने लोग ऐसे हैं जो शहर में रह रहे हैं। सर आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले 31.20% लोग ऐसे हैं जो शहर में रह रहे हैं। 31.20 लोग ऐसे हैं जो शहर में रह रहे हैं और आपके पेपर में यहां से सवाल आता है बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत का जनघनत्व कितना था? हमारे भारत का जनघनत्व कितना था? तो जनघनत्व सर जी आपने बताया था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है? भैया सेक्स रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपने बताना है। सेक्स रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको बताना है। तो भैया सेक्स रेशो की अगर बात आ रही है तो सेक्स रेशो को निकाला जाता है देश में 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या। बच्चों से क्या मतलब है? देश में 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। क्या मतलब आ रहा है? देश में देश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? सर संख्या है कितनी? 1000 पुरुष है तो महिला बेचारी 943 है। समझ गए? अगला देखिए, अगला सवाल 2011 में हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों 2011 में हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। अगला देखिए, अगला सवाल है कि देश में कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी साक्षरता दर सबसे अच्छी है? जिसकी साक्षरता दर, मेघा चौधरी आज आप भी हो? ओके, साक्षरता दर किस राज्य की सबसे ज्यादा है? तो बचवा लोग साक्षरता दर की जब बात की जाती है तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल की है और सबसे कम की बात कर रहा हो तो कम है बिहार की। याद रखना, सबसे ज्यादा केरल की, सबसे कम बिहार की। ठीक, अगला सवाल देखिए, मेरे प्यारे साथियों 2011 की जनगणना में भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि दर दर्ज की है? तो भैया वो राज्य है अपना बिहार। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले शामिल थे? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले शामिल थे? बोलो भैया। तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर वो थे 640 जिले। कितने थे? 640 जिले। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का क्या परसेंट है? अगर विश्व की जनसंख्या 100% है तो उसमें भारत का योगदान कितना? तो भारत का योगदान है गुरुजी लगभग 17.5%। ठीक है, अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की बस इतने क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने क्वेश्चन, टॉपिक खत्म। ये बताओ बच्चों, मैंने जो आपके लिए सीरीज शुरू करी है एक दिन एक टॉपिक, ये सीरीज कैसी है आपके लिए? आप बताइएगा, ये जो सीरीज मैंने आज आपके लिए शुरू की है एक दिन एक टॉपिक, ये सीरीज आपको कैसी लगी? आप लोग एक कमेंट्स करके भी ये नहीं बता सकते कि क्लास आपको कैसी लगती है? आप कम से कम, मैं जानता हूं बच्चों आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पीडीएफ नहीं पहुंच पाती है। कल ये भी सीन खत्म हो जाएगा पीडीएफ वाला। आज दोपहर 12 बजे आप सब क्लास में आना, आज दोपहर 12 बजे क्लास में आना, जब मैं आपको बताऊंगा पीपीटी कहां से डाउनलोड करते हैं, पीपीटी कहां से डाउनलोड करते हैं, है ना। तो एक दिन में एक सेशन करा रहा हूं ताकि यार पेड बैच नहीं ले पाए, कोई बात नहीं है, आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा। लेकिन साथी मेरी तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप हर बच्चे के पास में स्टैटिक जीके की किताब जरूर होनी चाहिए। आप सबके पास में स्टैटिक जीके की किताब जरूर होनी चाहिए। इस किताब के साथ बच्चों, स्टैटिक जीके की जो किताब है इसके साथ मैं आपको एक पेड बैच फ्री दे रहा हूं।
इस किताब के साथ में एक पेड बैच फ्री मिलेगा आपको, इस किताब के साथ में पेड बैच फ्री होगा, 105 टेस्ट सीरीज फ्री होंगी, ये आपको याद रखना है, 6 ई बुक फ्री होंगी और एक बुक बिल्कुल फ्री मिलेगी। इतना सारा आपको सब कुछ फ्री मिलेगा और वो कितने रुपए में, सिर्फ बच्चों ही ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेगी, सैटरडे नहीं हुआ करेगी। ये जो क्लास है मंडे टू फ्राइडे चलेगी, बंद नहीं करूंगा जब तक आपका एग्जाम होगा, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। दोस्तों बस अगर आप मुझसे टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि ये वाली किताब तुम्हारे पास हो, स्टैटिक जीके की। आप लोग मुझसे डेली पढ़ते रहो, लेकिन ये किताब तुम्हारे पास होनी जरूरी है ना। और अगर आप इस किताब के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक बार कूपन कोड लिख दीजिएगा Y367S। इस किताब को याद कराऊंगा मैं, इस किताब को यहीं पर याद करा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें यहीं करा दूंगा, है ना। लेकिन अगर आप इस किताब के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने कूपन कोड आपको बताया Y367S कूपन कोड लगाना है। सर कैसे मिलेगी ये किताब, कैसे मिलेगी ये किताब, एक बार ये देख लो, कौन सा बैच मिलेगा ये भी देख लो। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको गूगल पर जाना है, यहाँ लिख रहा है अड्डा 24/7। जैसे ही आप अड्डा 24/7 लिखोगे तो बच्चों हमें वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ऑल कोर्स पर चले आना। ऑल कोर्स पे आप जैसे ही आओगे तो यहाँ आपको रेलवे मिलेगा, रेलवे पर आओगे आप, आरपीएफ पर चले आना, आरपीएफ पर यहाँ बुक वाले सेक्शन में आ जाना, और बुक वाले सेक्शन पे आप जैसे ही आओगे तो व्यू ऑल करना बाबू, ये स्टैटिक जीके की किताब आपको दिख जाएगी, है ना। आपको बता दूं फिर से, इस किताब को 180 रुपए की मिलेगी, यहां जाके कोड लगाना Y367S। जैसे ही आप लगाओगे बेटा तो ये आपको 180 रुपए में मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको एक 19 घंटे का बैच दे रहा हूं, 105 टेस्ट सीरीज, 6 ई बुक और एक बुक, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इस किताब के लिए ये वाला कूपन कोड आपको लगाना है Y367S। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ये किताब आपके घर पहुंचेगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।